बस बच्चे को सोच रहे हो कि आया क्यों नहीं क्लास, अपडेट तो दिया नहीं आपने बच्चों को। अभी स्टूडेंट भी नहीं है, है स्टूडेंट है नहीं, नहीं चलो कोई नहीं। गुड इवनिंग। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने इनकम टैक्स डिस्कस किया था। और बच्चों इनकम टैक्स में हमने लास्ट पॉइंट लिखा था कि 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर लगाया जा रहा है। लास्ट ईयर तक ये नहीं था, इस बार जो 5 जुलाई को बजट लाए हैं उसमें ये शामिल किया गया है। तो हमने कहा था कि ये तब समझ में आएगा जब हमें शेष समझ में आएगा, उपकर। तो बताएंगे आप दोनों में से कोई, उपकर क्या होता है, शेष किसे कहते हैं? सुना है शेष? नहीं। तो जो शेष मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, कर पर लगा कर। कर पे लगे हुए कर को हम शेष कहते हैं। आप याद करें, सरचार्ज भी यही था, अधिभार भी हमने कहा था कि टैक्स ऑन टैक्स ही कहलाता है, कर पर लगा कर। तो बच्चों क्वेश्चन है कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, शेष और सरचार्ज में? तो शेष बच्चों किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, जबकि सरचार्ज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता है, पैसे प्राप्त करने। जैसे हमने बहुत समय पहले एक लगाया था क्लीन इंडिया सेस, स्वच्छ भारत उपकर। जैसे आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को हमने क्लीन इंडिया टारगेट रखा। कब तक इंडिया को क्लीन बनाना है, कुछ पता है? भारत को क्लीन बनाने का टारगेट कब तक रखा गया है? 30 तक। अच्छा, तो अभी हम भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक क्लीन इंडिया के तहत सफल कर लेंगे। 5 साल का टारगेट था कि हम 5 साल में भारत को स्वच्छ बना लेंगे। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के जन्म का 150 साल पूरा हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में हमने ये टारगेट रखा था कि हम क्लीन कर लेंगे। लेकिन देखा गया कि जब क्लीन इंडिया को लागू कर रहे हैं तो हमें पैसे की दिक्कत आ रही है। तो भारत सरकार ने क्या किया, 0.5% के रेट से सर्विस टैक्स पर क्लीन इंडिया सेस लगाया। यानी जो पैसा आया वो हमने कहाँ खर्चा किया, इंडिया को क्लीन करने के लिए। तो अभी जीएसटी लगा, उसके बाद ये खत्म कर दिया गया। फिर इसी तरीके से बच्चों किसान सुसाइड कर रहे थे तो हमने एक और टैक्स लगाया था, कृषक कल्याण सेस। कृषक कल्याण सेस यानी जो भी पैसा आएगा वो हम कहाँ खर्च करेंगे, किसानों के वेलफेयर के लिए। और ये भी बच्चों
0.5% के रेट से सर्विस टैक्स पर ही लगाया जा रहा था। तो ये 2 सेस लगाए जा रहे थे। अब इन दोनों सेसों को हमने ख़त्म कर दिया है जीएसटी आने के बाद, और अब हम लगा रहे हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। तो अब तक हमने एक चीज़ सिखाया सिर्फ आपको कि सेस स्पेशली किस लिए लगाया जाता है, किसी न किसी पर्पज़ के लिए, जबकि सरचार्ज का पर्पज़ सेस जनरेट करना, सरचार्ज का पर्पज़ किसी टारगेट को पूरा करना ना होकर के रेवेन्यू को पूरा करना होता है। अब एजुकेशन सेस क्यों लगाया गया? तो आप जानते हैं कि एक लॉ था राइट टू एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट करके 2002 में हमने कहा कि हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो बच्चे ने पूछा कि जब लेंगे तब तो दोगे, नहीं? तो हमने कहा कि लोगे कैसे नहीं, कंपलसरी है, यानी हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको पढ़ना ही होगा। और बच्चा पढ़ने स्कूल जाएगा तो बच्चों उसके खाने पीने का भी व्यवस्था करना होगा, नहीं करना होगा, ड्रेस का करना होगा, और बच्चा खाली पैर तो जाएगा नहीं, तो शूज़ का भी व्यवस्था करना होगा। और बुक्स कौन देगा? बुक्स भी आप ही देंगे जो सरकार, और बुक्स क्या हाथ में लेके जाएगा क्या? नहीं, तो बैग भी देना पड़ेगा, यानी एक कंप्लीट पैकेज आपको रखना होगा। तो बच्चों ये खर्चा कौन करेगा? जो बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसके खर्चा कौन करेगा? माँ बाप करेंगे या सरकार करेगी? सरकार करेगी। तो कौन सी सरकार करेगी? तो ये बताओ, शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या कॉन्करेंट लिस्ट की? पूरा बेसिक आप लोगों का खराब है। हम जानते हैं कि सेंटर स्टेट के बीच पावर को बांटने के लिए 3 लिस्ट बनाए गए हैं। एक है यूनियन लिस्ट, वो कार्य जो केंद्र सरकार करे, संघ सूची। वो कार्य जो राज्य सरकार करे, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और वो कार्य जो दोनों मिल के करें, वो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो शिक्षा बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप ऐसे देखो ना, सीबीएसई बोर्ड भी है, हरियाणा बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड भी है, इसका मतलब दोनों लोग कार्य कर रहे हैं। रोजगार, हेल्थ, ये प्लानिंग, आपका फॉरेस्ट, इस तरीके का मैटर जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा किस में ला रहे हैं? कॉन्करेंट में। तो एजुकेशन भी किसकी जिम्मेदारी है? कॉन्करेंट की। तो जब 2002 में लॉ बना तो इसको लागू करना था, तो राज्यों ने मना कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस अधिकार को लागू कर पाए। तो सेंटर ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम अपने एजुकेशन पर, अपने इनकम टैक्स पर एजुकेशन सेस लगा रहे हैं, और जो पैसा आएगा वो आपको दे देंगे। तो कहानी क्या है कि अभी जो लग रहा है इनकम टैक्स पर सेस, वो लगा कौन रहा है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यूज कौन कर रहा है उसको? स्टेट गवर्नमेंट। आगे चल के हम पॉलिटी में इसको सीखेंगे कि ये एक अच्छा अधिकार है, 2002 में बना, लेकिन लागू कब हुआ? आरटीई भारत में 1 अप्रैल 2010 को जाके लागू हो पाया। राज्य सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन 2003 में एक राज्य ने सबसे पहले इसको लागू कर लिया। तो देश का सबसे बुद्धिमान राज्य कौन सा है? नहीं, तमिलनाडु मिड डे मील स्कीम शुरू करने वाला पहला राज्य। हम शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन बोल रहे हैं। तो हरियाणा ने सबसे पहले आरटीई को 1 अप्रैल 2003 में ही लागू कर लिया था। आरटीई में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, जैसे कि हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट गरीब बच्चों के लिए रखना है, हर जो प्राइमरी क्लास होगा, एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 1:30 का, अपर प्राइमरी में 1:40 का रेशियो दिया गया। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई। खैर, हम उससे मतलब नहीं हमारे लिए, अभी हमारे लिए मतलब है कि एजुकेशन से लगा कौन रहा है? सेंटर, और यूज कौन कर रहा है? स्टेट। तो एक पॉइंट लिख लो, एजुकेशन से शिक्षा उपकर इम्प्लीमेंटेड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा उपकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, परंतु यूजेस बाय स्टेट गवर्नमेंट, परंतु इसका उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यूजेस बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसका उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो लगा रहे हैं सेंटर और यूज कौन कर रहा है? स्टेट। अब देखो, ये तो हुआ एक पॉइंट कि इनकम टैक्स में एजुकेशन से जो लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही, लेकिन ले रहे हैं स्टेट। अब देखो, हमने कहा था 4% के रेट से एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगाया जा रहा है। शिक्षा और अब जो 4% में एग्जैक्ट रेशियो है बच्चों, वो कुछ ऐसा है, 2% फॉर प्राइमरी एजुकेशन, 1% फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड 1% फॉर हेल्थ। प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए, चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तब तक हमने सिर्फ एक पॉइंट बताया कि एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के यूज कर रही है, और अभी 4% के रेट से लगाया जा रहा है। थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं। सेस, सरचार्ज, उपकर, अधिभार। उपकर बच्चों टैक्स ऑन टैक्स होता है, यह भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, कर पर लगाकर। यह किसी स्पेशल पर्पज के लिए होता है, यह विदाउट पर्पज होता है। ये बात हमने दोनों आपको सिखा दी। बस एक पॉइंट हमें और सीखना है कि सेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ। उपकर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों पे लगाया जा सकता है, लेकिन सरचार्ज ओनली फॉर डायरेक्ट टैक्स। अधिभार केवल प्रत्यक्ष कर पे लगाया जाता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सीडीएस यूपीएससी लेवल पे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सेस हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे लगा सकते हैं, सरचार्ज केवल डायरेक्ट टैक्स पे लगेगा। सेस लगाने का पर्पज होता है कुछ, सरचार्ज लगाने का सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना पर्पज होता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। चलिए, अब तक दो बातें हमने सीखी कि इनकम टैक्स कैसे लगाते हैं और इनकम टैक्स कहाँ कहाँ से आता है और इनकम टैक्स पर कितना सेस लगता है। अब एक पॉइंट लिखिए, इनकम टैक्स इज द डिग्रेसिव टैक्स। आयकर अवगामी कर है। ये काम का पॉइंट है, टफ क्वेश्चन है। इनकम टैक्स इज अ डिग्रेसिव टैक्स, आयकर अवगामी कर है। लिखिए, इनकम टैक्स इज द डिग्रेसिव टैक्स, आयकर अवगामी कर। अब बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि इनकम डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, अवगामी कर किसे कहते हैं। तो लिखिए एक पॉइंट, टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड बाय 4 मेथड्स। करों को 4 प्रकार से लगाया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेड बाय 4 मेथड्स, 4 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगामी कर। दूसरा रिग्रेसिव टैक्स, अनुगामी कर।
प्रोपोर्शनल अनुपातिक कर और अगला डिग्रेसिव औगामी कर। क्लियर है? पहला हेडिंग डालिए प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगामी कर। बताएंगे प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रगामी कर किसे कहते हैं? ऑनलाइन वाले आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हैं, आप लोग नहीं। उसे प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? नॉर्मली कहते हैं कि इस व्यक्ति की सोच प्रोग्रेसिव है, ये व्यक्ति प्रोग्रेसिव है, आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। क्या मतलब होता है उस बात का? थोड़ा तो बोल सकते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ड पहली बार सुने हो? नहीं, टैक्स हटा दो। प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यस, ये प्रोग्रेसिव टैक्स, कि वो टैक्स जिसका रेट ऑफ टैक्स, कर की दर और इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। रेट ऑफ टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इनकम। कर की दर और आय में सीधा संबंध होता है। जैसे हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, जैसे बच्चों आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई व्यक्ति 2.5 लाख तक कमाएगा तो कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख कमाएगा तो कितना टैक्स देगा बच्चों? 5%, 5%। 5 लाख से 10 लाख कमाएगा तो कितना टैक्स देगा? 20%। 10 लाख से 50 लाख कमाएगा बच्चों तो कितना? 30%। और बच्चों 50 से 1 करोड़ तक कमा रहा था, कितना दे रहा था? 30% टैक्स और प्लस 10% सरचार्ज, अधिभार। सर जैसे 1 करोड़ का 30% देना पड़ेगा। हाँ 30 लाख गवर्नमेंट को। हाँ, अभी तो रुक जाओ, अभी तो आगे देखो। 30% प्लस 10% और 30%, तो कितना हो गया? 30% प्लस 3%, ओवरऑल कितना? 33%। 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाएंगे तो कितना? 30% प्लस 15% सरचार्ज, तो 15% 30% का कितना? 4.5, तो ओवरऑल कितना? 34.5। और यही नहीं, 4% एजुकेशन सेस भी दोगे मेरे भाई, इसीलिए तो आदमी टैक्स चोरी करता है। 45% टैक्स ले रहे हो, इसके बाद जब कोई व्यक्ति कुछ खरीदेगा तो उसमें टैक्स और लोगे। मतलब तुमको क्या इंडिया के लोग करप्टेड लगते हैं? ऐसा नहीं है, भारत के लोग देशभक्त हैं। हाँ। अब हम टैक्स नहीं देंगे तो हम देशभक्त नहीं कहलाएंगे क्या? ऐसा नहीं। आप जैसे लोग तो दे रहे हैं सर, हाँ, आप दे रहे हैं ना, हमें तो देना पड़ रहा है। 30%, 2 करोड़ से 5 करोड़ पे कितना था बच्चे? 18%। तो 30% और 18% और 30%, तो कितना हो जाएगा? 30% प्लस 5.4, तो ओवरऑल कितना? 35.4%। ये मतलब है 18% सरचार्ज। तो सरचार्ज का मतलब अभी हमने सीखा था टैक्स ऑन टैक्स, कर पर लगा कर। तो इस 18% निकालना है 30% का, तो 30% का 18% कितना?
5.4। ठंडी लग रहा हो तो एसी बंद कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रिमोट रखा हुआ है, कम कर दो सर इसे। देख लीजिए, बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, 10 मिनट बाद फिर चला लीजिएगा। जुलाई में भी ठंडी कर रखा है, बीच में जो बटन है। हाँ, हो गया, क्या करूँ सर? चलिए कोई बात नहीं। ये क्या कहता है ये टैक्स, कि कम इनकम पर कम टैक्स, ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा टैक्स। तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड, पॉजिटिव। बनाइए, फिर बताता हूँ इस क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। ये ऊपर में क्या लिखा रेट ऑफ सर? रेट ऑफ टैक्स, कर की दर। इनकम आय। तो इस टैक्स की अच्छी बात क्या है बच्चों? क्या अच्छी बात दिखाई दे रही है इस टैक्स की? इस टैक्स में कुछ अच्छा दिख रहा है क्या? इसे बंद हो जाएगा। हाँ, इस टैक्स की कुछ अच्छाई दिख रही है। ब्लैक मनी को कंट्रोल कर रहा है सर। ये टैक्स गरीबों पे कम बर्डन डाल रहा है और अमीरों पे ज़्यादा बर्डन डाल रहा है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं? यानी ये जस्टिस कर रहा है, न्याय कर रहा है। इस टैक्स की बुरी बात क्या है? ये तो बताना चाहिए आपको। इस टैक्स की क्या बुराई दिख रही है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। तो जब आप 10 करोड़ कमाने लेंगे तो हम आपसे 50% ले लेंगे। जब आप 50 करोड़ कमाने लेंगे तो हम आपसे 70% ले लेंगे। जब आप 80 करोड़ कमाने लेंगे तो हम आपसे 95% ले लेंगे। सर जैसे ये टाटा अंबानी है, अभी कितने करोड़ 10,000 कमाए थे हाँ। पिछले महीने 3 महीने। यस, तो उनको 5,000 करोड़ सरकार ने ले लिया। ये तो भारत ने आके यहाँ पे रोक लिया, नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, तो लोग कमाना छोड़ देते। जैसे ऐसे समझो, जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। 10% पे 10 करोड़ आ गए सरकार के पास, 20% के 20 करोड़ आ गया, 50% रेट रख दिया 50 करोड़ आ गया। एक समय आया जब लोगों को लगा कि यार मान लो ये 50% का टैक्स रेट है, 60 कर दिया, 70 कर दिया, तो लोग क्या लगेगा यार कोई फायदा तो है नहीं, सारा तो सरकार ही ले रही है। तो एक लेवल पे सरकारों ने आकर के अपने आप को रोक लिया। तो मतलब क्या है इस टैक्स की जो अच्छाई क्या है कि लोगों पे कम बर्डन पड़ रहा है, लेकिन बुराई क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा रेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो भारत सरकार की अच्छी बात क्या है? एक लेवल पे आके रुक गए, 30-35% के आसपास ले रहे हैं। तो हमसे दो तरीके का क्वेश्चन आता है, पहला प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, और दूसरा इसका क्या फ़ायदा है? तो ये जस्टिस कर रहा है। चाहो तो लिख लो, प्रोग्रेसिव टैक्स इज द जस्टिसेबल टैक्स। प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण कर है। हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्स इज ए जस्टिसेबल टैक्स, प्रगामी कर न्यायपूर्ण कर है। इसमें न्याय का गुण पाया जाता है। तो एक बात हमने सीखी अब तक कि इनकम टैक्स कुछ लेवल तक क्या दिख रहा है बच्चों? प्रोग्रेसिव। अगला लिखो रिग्रेसिव टैक्स, अनुगामी कर। इसका सर एक
हाँ, और पॉइंट तो लिखवा ही दिया ना कि इसका मीनिंग क्या है, वो तो बता ही दिया, अनुगामी कर। इसमें जस्ट उल्टा होता है, तो लिखो रेट ऑफ टैक्स, कर की दर इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ इनकम। कर की दर और आय में विपरीत संबंध होता है। रेट ऑफ टैक्स इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ इनकम। कर की दर और आय में विपरीत संबंध होता है। जैसे लिखना मत, समझना, इनकम, रेट ऑफ टैक्स। मान लो बच्चे, जब आप 10 लाख कमा रहे थे तो हम आपसे 30% टैक्स ले रहे थे। फिर जब आप 20 लाख कमाने लगे थे तो हमने आपसे 20% टैक्स लिया था। अब आप 30 लाख कमा रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ 10% टैक्स ले रहे हैं। बनाइए, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, बताओ इस टैक्स की अच्छी बात क्या है? जितनी ज्यादा इनकम उस पे कम लग रहा है। तो क्या करना चाह रहे हैं टैक्स? ज्यादा कमाओ। यस। ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि ज़्यादा कमाइए। लेकिन इस टैक्स की बुरी बात क्या है? ये CGL 16 का क्वेश्चन है कि रिग्रेसिव टैक्स में ज़्यादा बर्डन किस पे पड़ता है, पुअर पर्सन पे या रिच पर्सन पे? पुअर पर्सन। नहीं, अमीर व्यक्ति गरीब से कह रहा है कि भाई जल्दी जल्दी मेहनत करो, नहीं तो तुमको जो है वो भी लेके चले जाएंगे। नहीं, ज़्यादा टैक्स लगा रहे। जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप खूब मन से पढ़िए, मन से पढ़ेंगे तो आपकी नौकरी लगेगी, समाज सम्मान देगा, आपके बच्चे आपको पापा कहेंगे। एक तो ये है, और दूसरा कहा जाए बेटा मन से पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। तो आप कौन से कंडीशन में ज़्यादा पढ़ेंगे, पहले वाले कंडीशन में या दूसरे वाले में? ना ना, पहले वाले में। डर कुछ ही दिन काम करता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकता। आप किसी के डर से नहीं आते हैं, आपके अंदर लगन है, जज्बा, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक सम्मानजनक स्टेज पे पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए आप आगे इतना मेहनत कर रहे हैं। नहीं, तो ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, ये नकारात्मक है। इसीलिए कोई भी देश इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ थियरी में है। तो एक पॉइंट लिख लो, सर ये नीचे जो है तो इसको क्या लिखे हम? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। नेगेटिव स्लोप, नकारात्मक ढलान। ये भी पूछ लेता ना। हाँ हाँ बिल्कुल, नेगेटिव स्लोप, नकारात्मक ढलान। कि रिग्रेसिव टैक्स इज अ इनजस्टिसेबल टैक्स। अनुगामी कर अप्रत्यक्ष कर है, इज द इनजस्टिसेबल टैक्स। सर वो डायरेक्ट था ना, जो पहले वाला था। अपवर्ड, इनजस्टिसेबल टैक्स अन्यायपूर्ण कर है। इट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक टैक्स, यह गैर लोकतांत्रिक कर है। नॉन डेमोक्रेटिक टैक्स गैर लोकतांत्रिक कर है। गैर लोकतांत्रिक कर है।
नॉन डेमोक्रेटिक टैक्स। तो हमने क्या कहा बच्चों, ये किसी भी देश में नहीं लगाया जाता है, नहीं। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हर देश में लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, थ्योरेटिकली तो कोई भी देश नहीं लगा रहा है ना, कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम कोई ऐसा इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्डन किस पे डाल रहा है, गरीब व्यक्तियों पे, पुअर पर्सन पे। जैसे मान लो कोई युवा है, वो 5,000 रुपये कमाता है, तो उसको किसी से लगाव हुआ है। लगाव समझते हो आप लोग? नहीं, लगाव समझते हैं? ठीक, किसी से भी हो सकता है। तो जिनसे लगा हुआ है उनको मूवी दिखाने ले गए, तो उस पर 500 रुपये का टैक्स लग रहा है। एक दूसरा युवा है, वो 50,000 कमाता है, इसको कई लोगों से लगाव है, नहीं मूवी तो किसी के साथ ही जाएगा, तो उस पर भी टैक्स कितना लग रहा है, 500 ही लग रहा है। एक तीसरा है जो 5 लाख कमाता है, ये भी किसी को मूवी दिखाने ले गए, तो ध्यान से देखो तो इसे अपनी कुल कमाई का कितना % टैक्स, 10%, इसे बच्चों 1% और इसे 0.1%। तो ध्यान से देखो तो ये एक प्रकार का रिग्रेसिव नहीं हो गया, कम कमाने वाले पे ज़्यादा कमाने वाले पे कम। तो एक क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लिखना मत अभी, इनडायरेक्ट टैक्स बाय नेचर कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है, तो रिग्रेसिव ही होती है। ये सब टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो लिख डालो। इनडायरेक्ट टैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, अप्रत्यक्ष कर अनुगामी कर के उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, अनुगामी कर के उदाहरण है। और ये एग्जाम्पल लिख लेना। तुम लोग का जीएस बहुत कमजोर है भाई, तो आ जाया करो, बैठ जाया करो, कुछ नहीं है। हम तो ऐसा तो है नहीं चार्ज मांगने। ये तो सर हाँ, पहली बार ही सुन रहे हैं। वो सर उन्होंने जैसे ये डिमांड सप्लाई ये सब पढ़ाऊंगा मेरे भाई। नहीं ये तो बता रखी इनमें तो हाँ, कर भी लेते हैं थोड़ा मोटा, लेकिन इसमें तो ये तो पहली बार ही सुना है। आज क्वेश्चन यहीं से आता है। वही तो कोचिंगों में 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, हरियाणा तो एक जो एग्जाम में है और एक जो समझ में है। तो हम कोचिंगों में क्या करते हैं, जो समझ में आता है, जो एग्जाम में आता है वो टफ होता है, तो बच्चे को समझ नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग नहीं पढ़ाते। तो वही तो हम ऐसे बोलते हैं कि यदि बच्चों के लेवल से पढ़ाओ तो परीक्षा पास नहीं होगा, और एग्जाम के लेवल से पढ़ाओ तो बच्चा भाग जाएगा, क्योंकि 90% बच्चा क्या है, कमज़ोर है। तो ये दिक्कत रहती है। और एक भीड़ चल रही है, मतलब उसको एक्चुअल में पता ही नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहा हूँ ठीक है नहीं है। क्यों? घर पे जाके कभी क्वेश्चन चेक ही नहीं करता है। आप लोग जो टेस्ट दे रहे हो, डेली टारगेट ले रहे हो, कितने लोग करते हैं? 1% लोग भी नहीं करते डेली टेस्ट। लेकिन पढ़ सारे रहे हैं, सबकी इच्छा है कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, सबने अपने माँ बाप से वादा किया है, और साल 2 साल भटकते भटकते कहीं लग गए तो ठीक, न फिर लगता है खुद में कमी। सारी गेम है प्लानिंग का। प्रोपोर्शनल टैक्स, अनुपातिक कर, 1 साल बहुत मुश्किल तपस्या करना पड़ता है, तब आज के टाइम में नौकरी मिलती है। अब ये कोई सोचे कि नहीं ऐसे ही मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है। नौकरी तो सर जंग से ही बड़ी होती है। नहीं जंग से बड़ी नहीं है, 6 महीने ढंग से, ये 1 साल। कमजोर नए हैं तो 1 साल, और थोड़ा बहुत पढ़ 6 महीना,
नौकरी लेके जाइए, मैं तो स्टैम्प पेपर पे लेके देने तैयार हूँ, शर्त ये है कि मेरे हिसाब से रहना हो। हम लोगों ने पिछले किया लगभग 500 बच्चे पढ़ाए होंगे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है 490 सेलेक्ट हुए, ऐसा रहा है। अभी भी मैसेज आते हैं कि सर वहाँ थे उस बैच में, हो गए। तो इतना मेहनत करा देते हैं। अब आप ही लोग जिस रूटीन पे चल रहे हो, 6 मिनट चलोगे तो कुछ कोई रुकेगा नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है कि रुक जाए। बाई चांस हो जाता फिर तो। नहीं, बाई चांस भी नहीं, सीरियस होना होगा आपको, मतलब ईमानदारी से। कुछ लोग यहाँ मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, तो ईमानदारी नहीं है ना मेरे भाई, वो तो फिर चीट करें, फिर तो लाइब्रेरी हो गया। या तो हम तोड़ नहीं रहे हैं, हम गुरुकुल में तोड़ देते हैं मोबाइल लिटरली, या तो बहुत लिबरल रहते हैं, चलो ठीक है। फिर वहाँ तो आप पहले ही ले लेते हो ना उसमें। वहाँ जमा ही रहता है, कुछ छिपा कर रख लेता है तो पता चलता है, तोड़ देते हैं। खैर, प्रोपोर्शनल टैक्स लिखे, रेट ऑफ टैक्स इज कांस्टेंट एट particular लेवल ऑफ इनकम। कर की दर आय के एक निश्चित स्थिति पर स्थिर हो जाती है। आय की एक निश्चित स्थिति पर स्थिर होती है। जैसे बच्चों 5 करोड़ के ऊपर कितना भी कमाइए तो लॉ के हिसाब से आपको 30% टैक्स और 25% सरचार्ज देना है। तो यदि इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा ये? 37.5। यानी 1 करोड़ के ऊपर आप 5 करोड़ के ऊपर आप जितना कमाइए आपसे इतना ही लिया जाएगा। डीएससी में तो सर बहुत पूछता है ये ऐसे। हाँ, डीएसएससी में जिससे मैंने टीजीटी दिया था तो इकोनॉमिक्स के लगभग 40 क्वेश्चन रहे होंगे, और 40 के 40 इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही थे, ग्राफ ये वो। तो ये बच्चों उन देशों में होता है जो देश डेवलप्ड होते हैं। जैसे हमने कहा कि 10 लाख से कम वाले पे एक भी टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 10 लाख से ऊपर जितना भी कमाएंगे फिक्स रेट पे देंगे। तो चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्री, या विकसित देशों की विशेषता है। फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों की विशेषता है। ये एक अच्छा टैक्स हो सकता है, लेकिन उन देशों में जहाँ पे लोगों का इनकम हाई है। ऐसे गरीबों को टैक्स फ्री कर देते हैं और अमीरों पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, जितना कमाए उतना ही दीजिए। इसमें गरीब टैक्स फ्री रहते हैं। हाँ, अब इससे कम में तो मान लो हम कह देते हैं भारत में 5 करोड़ से कम वाले को भी नहीं देना है, ऊपर वाले को इतना ही देना है। तो सरकार भी सुरक्षित, एक फिक्स रेट आ रहा है, और देश भी सुरक्षित। अपने यहाँ पे कौन सा है सर? उसी पे तो पहुँच रहे हैं, भारत में कौन सा है उसी चीज़ को तो ढूंढने में लगे हुए हैं। अगला डिग्रेसिव टैक्स। अवगामी कर। लिखें, कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव, चला लो इसे, चला लो। कॉमन फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। जब किसी कर में प्रगामी और आनुपातिक
दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं तो ऐसे कर को हम अवगामी कर कहते हैं। प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल बोथ, प्रगामी और अनुपातिक दोनों विशेषताएं पाई जाती हो तो ऐसे कर को हम अनुपातिक कर कहते हैं। थोड़ा सीखते हैं कैसे। जैसे बच्चों 2.5 लाख तक कितना टैक्स था? 0%। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना था? 5%। 5 लाख से 10 लाख पे 20%। 10 लाख से 50 लाख 30%। 50 लाख टू 1 करोड़ 33%। 1 करोड़ टू 2 करोड़ 34.5%। 2 करोड़ टू 5 करोड़ 35.4%। and more than 5 crore 37.5%। अब देखो यहाँ तक किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये प्रोग्रेसिव टैक्स का, प्रगामी कर। और ये किसका हो गया बच्चों? प्रोपोर्शनल। और दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिग्रेसिव। दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल, गरीबों पे कम बर्डन और धीरे धीरे अमीरों पे एक कांस्टेंट बर्डन। तो भारत में जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो डिग्रेसिव टैक्स का अवगामी कर का है। ऑनलाइन वाले आज कुछ क्वेश्चन उससे नहीं पूछ रहे हो भाई? समझ में नहीं आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? थोड़ा बहुत रिप्लाई हाय हेलो कुछ तो कर लो, लगे कि जिंदा हो, पढ़ रहे हो। चलो 2-4 मिनट बाद कमेंट आएगा, वो लेट से जाता है वहां पे। ठीक है यहाँ तक? तो बच्चों क्वेश्चन हो गया कि इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, तो हमने कहा डिग्रेसिव, और फिर चारों टैक्स की विशेषताएं बता दी। तो अब तक हमने टैक्स चैप्टर में 2 टैक्स डिस्कस कर लिए, एक हमने कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स। नहीं, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि देश में कितने % लोग इनकम टैक्स देते होंगे? गेस करो। देश में कितने % लोग इनकम टैक्स देते होंगे? देश में सबसे ज़्यादा टैक्स आता है महाराष्ट्र से, सबसे कम टैक्स आता है सिक्किम से। देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला व्यक्ति है मुकेश अंबानी। अकेले देश की जीडीपी का लगभग 2% टैक्स देते हैं मुकेश अंबानी। हमने पूछा कितने % लोग भारत में इनकम टैक्स देते होंगे, तो एक जवाब आया है कि 5%। और किसी को जवाब हो? गेस करो कितना % लोग देता होगा टैक्स? 5% बहुत कम है। कितना % देते होंगे? क्योंकि सर ये जो बड़े बड़े ये जो कंपनियां कितनी बड़ी नवरत्न वाली, यहाँ से भी तो आता है। तो
कॉर्पोरेट टैक्स आता है ना, इनकम टैक्स तो नहीं आता है। इनकम टैक्स तो सर्विस टैक्स ही जाता होगा ज़्यादा। सर्विस टैक्स तो अलग चीज़ है। एक जवाब आ रहा है 4%। तो देश में लगभग 7% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। अराउंड 7% पॉपुलेशन आर इनकम टैक्स पेयर पॉपुलेशन इन इंडिया। लगभग भारत में 7% लोग आयकर का भुगतान कर रहे हैं। यदि आप उस परिवार से हैं जिस परिवार से इनकम टैक्स जाता है तो आप लकी हैं। आप देश के कुछ गिने चुने लकी लोगों में से हैं। वो बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, देखना क्या लिखा है मोहित ने। डिग्रेसिव, ठीक। हमने कहा डिग्रेसिव टैक्स का मतलब होगा अवगामी कर का जब किसी कर में एक लेवल तक टैक्स बढ़ता हो और दूसरा फिर एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने कहा आय कर में यही होता है, एक लेवल तक बढ़ता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। जैसे 5 करोड़ के बाद हमने दिखाया है कि 37.5 ही देना है। हमने कहा था जिस कर में प्रोग्रेसिव, प्रगामी का मतलब हमने बताया था कि जहाँ पे कर का रेट बढ़ रहा हो, और फिर हमने कहा जहाँ पे प्रोपोर्शनल, जहाँ पे कर का रेट कांस्टेंट हो जाए। यदि किसी कर में ऐसी दोनों विशेषताएं हैं तो ऐसे कर को हम डिग्रेसिव कर कहेंगे, और भारत का इनकम टैक्स डिग्रेसिव टैक्स का उदाहरण है। और भी कोई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है? मोहित लास्ट में। बच्चे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ। बाकी लोगों को कहीं वीडियो में दिक्कत आ रही हो बच्चों, मतलब लाइव आने में दिक्कत आ रही हो, आवाज़ ना आ रही हो, ऐसा कोई दिक्कत हो? बाकी लोग रिप्लाई करें। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक टेबल बनाया था कि टैक्स डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं, और हमने डायरेक्ट टैक्स में 2 कैटेगरी बनाई थी। एक वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और एक वो टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट का हो। और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला लिखा था कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, और बच्चों दूसरा इनकम टैक्स, आयकर। तो ये दोनों टैक्स हम बता चुके। तीसरा टैक्स था इसमें गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, और चौथा था बच्चों वेल्थ टैक्स, धन कर। तो पहला हेडिंग डालिए गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। तो क्या कभी आपने किसी को गिफ्ट दिया है? दिया है। क्या कभी किसी से गिफ्ट लिया है? लिया है। तो जब गिफ्ट दिया या लिया तो गिफ्ट टैक्स दिया? गिफ्ट टैक्स दिया कहाँ? दुकान पे गिफ्ट टैक्स दिया या सेल्स टैक्स दिया? नहीं, आपने सेल्स टैक्स दिया है, गिफ्ट टैक्स नहीं दिया है। तो लिखो एक पॉइंट, फिर क्लियर हो जाएगा। नाउ अब गिफ्ट टैक्स इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। उपहार कर भारत में कार्य नहीं कर रहा है। गिफ्ट टैक्स इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। उपहार कर भारत में कार्य नहीं कर रहा है। भारत में कार्य नहीं कर रहा है। इट इज मर्ज इनटू इनकम टैक्स।
इसे उपहार कर में मिला दिया गया, सॉरी मर्ज इनटू इनकम टैक्स, आय कर में मिला दिया गया। यदि याद करें तो लास्ट क्लास में हमने लिखा था इनकम टैक्स के सोर्स, आय के स्रोत, और उसमें पांचवा सोर्स था अदर सोर्स, और अदर सोर्स में गिफ्ट टैक्स लिखा था, गिफ्ट भी था। तो अब यहां से एक क्वेश्चन है, गिफ्ट टैक्स देता कौन था, गिफ्ट लेने वाला या देने वाला? तो बच्चों आपको याद हो माइकल शुमाकर ने सचिन तेंदुलकर को एक फरारी गिफ्ट की थी, सुना है माइकल शुमाकर का नाम? नहीं, फार्मूला 1 के रेसर हैं ये। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था रेस में जिस फरारी से, तो वो फरारी उन्होंने सचिन को गिफ्ट की थी। तो उस फरारी पर भारत सरकार कस्टम ड्यूटी लगा रही थी, सीमा शुल्क। जब कोई विदेशों से कोई वस्तु आती है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी या सीमा शुल्क कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा टैक्स, या जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा टैक्स, और उसी पर वो गिफ्ट मिला था तो गिफ्ट टैक्स भी लग रहा था। तो लगभग दोनों मिला के 300 के आसपास टैक्स लग रहा था। तो फिर सचिन तेंदुलकर ने भारत सरकार को लेटर लिखा था कि हमने देश की सेवा की, हमें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। तो फाइनली उनको टैक्स से छूट मिल गया था। तो हमारे काम का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि गिफ्ट टैक्स देता कौन था, गिफ्ट लेने वाला या देने वाला? लेने वाला, बस ये पॉइंट है। अभी जब आपकी शादी होगी तो आपके जो जिनसे शादी होगी उनके पापा जी आपको दहेज देंगे। तो दहेज देना भारत में अपराध है या लीगल है? 1961 के बाद दहेज देना और लेना दोनों अपराध की कैटेगरी में आता है। और ऐसी किसी शादी में शामिल होना जिसमें दहेज दिया या लिया गया है वो भी अपराध की कैटेगरी में आता है। अभी केस आया है जहाँ पे पत्नी ने पति पे केस किया है कि 150 रुपये की प्लास्टिक की बाल्टी दहेज में ली थी और अभी उसमें जेल में गया, बोले वो 5 साल रहेगा। जज ने कहा कि बात पैसे की नहीं, बात लॉ के वायलेशन की है। इसकी औकात बाल्टी देने की थी तो तुमने बाल्टी ली थी। तो ध्यान रखिए, दहेज और गिफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब तक खुश है तब तक गिफ्ट है, और जैसे ही नाराज हो गई तो दहेज हो जाएगा। और खूब मिसयूज किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा इस लॉ का। हाँ अभी भी हो रहा है। वेल्थ टैक्स, धन कर। तो लिखें नाउ, अब वेल्थ टैक्स इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। धन कर भारत में कार्य नहीं कर रहा है। वेल्थ टैक्स इज नॉट वर्किंग इन इंडिया, धन कर भारत में कार्य नहीं कर रहा है। ये जो 2016-17 का बजट आया उसमें इसको एबोलिस्ट कर दिया गया। 2016-17 के बजट में हमने इसको समाप्त कर दिया। वो PDF टेक्स्ट चैप्टर का लेकर डाउनलोड अपलोड करवा देना। 2016-17 के बजट से अब हम इसे नहीं लगा रहे। अब ये होता क्या था? तो बच्चों जो हमारे घरों में एसेट्स हैं, संपदा है या पूंजी है, कैपिटल है, ये 2 तरीके की है। एक को कहते हैं बच्चों हम प्रोडक्टिव कैपिटल, उत्पादक पूंजी, और दूसरे को बच्चों हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव कैपिटल, गैर उत्पादक पूंजी। प्रोडक्टिव कैपिटल में आता है लैंड, भूमि, हाउस, घर, कॉमर्शियल स्पेस,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, कोई शॉप है, ऐसा कुछ भी। और नॉन प्रोडक्टिव कैपिटल में हम गोल्ड, स्वर्ण, सिक्योरिटी पेपर, प्रतिभूति पत्र, शेयर मार्केट से शेयर बाजार, किसी कंपनी का डिवेंचर, ऐसा कुछ भी। तो यदि बच्चों हमारे पास गोल्ड या सिक्योरिटी पेपर 30 लाख से ज़्यादा का था तो इसी पर वेल्थ टैक्स लगता था। 30 लाख से कम वाले पे नहीं लगेगा। और सिर्फ किस रेट से लगता था? तो 1% के रेट से लगता था। तो दिक्कत क्या है, कोई दिखाता ही नहीं था कि उसके पास गोल्ड या सिक्योरिटी पेपर है इतना, और मिलने वाला रेट भी बहुत कम था। तो सरकार ने फाइनली इसको ख़त्म ही कर दिया कि मिल कुछ नहीं रहा, खर्चा बिना मतलब का हो रहा है। और इन पर लगता है बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी कर। और ये कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट से। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो अलग, कॉमर्शियल है तो अलग, महिला के नाम से है तो अलग, पुरुष के नाम से है तो अलग। तो इसमें कुछ हमसे नहीं पूछते, हमसे बस ये पूछ लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स कौन ले रहा है या किस पर लगाया जाता है, तो ये हमने बता दिया। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है कि वेल्थ टैक्स क्या था और प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन मन में हो? नहीं तो चाहें तो एक पॉइंट लिख लें, वेल्थ टैक्स was implemented on non-productive capital, धन कर गैर उत्पादक पूंजी पर लगाया जाता था। was implemented on non-productive capital, गैर उत्पादक पूंजी पर लगाया जाता था। इसका कोई परसेंटेज है जो लगता है व्यवसायिक और घर पे भूमि पे? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है ना। अलग अलग है। हाँ, तो इसलिए कुछ कह ही नहीं सकते स्टेट वाले में। तो ये तो हो गया बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स। अब आ जाइए डायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर। इसमें 3 टैक्स थे, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी कर, लैंड रेवेन्यू, भूमि कर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कृषि आयकर। लास्ट क्लास में हमने इसका लिस्ट बना दिया था। तो इसमें लिखना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है। प्रॉपर्टी टैक्स तो हमने सिखाई दिया नहीं। भूमि कर वो भूमि जिस पर खेती की जाती है उस पर लगता है, लगभग कोई भी राज्य नहीं ले रहा है। और किसानों के आय पर भारत में अभी कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो लॉ ये है कि यदि लगाएगा तो कौन लगाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। लेकिन हमें ये जान के रखना है कि नहीं लगा रहे। क्लियर है? हुआ ये था कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने देखा कि पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा टैक्स किसने दिया है? किसानों ने दिया है, चाहे मुगल पीरियड, सल्तनत पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। तो हमने कहा था कि आज़ादी के बाद हम हमारे किसानों को टैक्स फ्री रखेंगे। तो भारत में टैक्स चोरी का एक बढ़िया तरीका भी हो गया है। वे लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी अपने आप को किसान बताते हैं। अमिताभ बच्चन भी डॉक्यूमेंट में किसान बता रहे हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है हम इस पर टैक्स लगाएं, अभी तो है नहीं। तो लगाएगा तो कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। तो हमारे काम का एग्जाम का क्वेश्चन क्या हो गया? कृषि आयकर किस प्रकार का कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। और किसका कर है? तो राज्य सरकार का है। चलो अब हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। इसमें बच्चों हमने 4 टैक्स लिखवाए हैं आपको। पहला एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। दूसरा सर्विस टैक्स, सेवा कर। तीसरा कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। और चौथा सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। देखना बच्चे, मोहित ने कोई क्वेश्चन पूछा लास्ट में। सर हाउस में प्रोडक्टिव कैसी है? प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव हाउस को यदि हम चाहें तो रेंट पे दे सकते हैं, उस सेंस में प्रोडक्टिव कैपिटल के रूप में डिफाइन किया गया है। बहुत सारे डिस्प्यूट हैं इस बात को मिलेगा, जैसे गोल्ड को नॉन प्रोडक्टिव रखा जाए गोल्ड या प्रोडक्टिव, इस पर भी कई कमेटी जो बनी, सबने अपने अपने डिसीजन दिए और आज के रेट में ये है कि गोल्ड को हमने नॉन प्रोडक्टिव कैपिटल में रखा है, भूमि को प्रोडक्टिव में, हाउस को प्रोडक्टिव में। चलो पहला आते हैं एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। तो देखो जो सच्चाई की बात है, ये सारा कुछ खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है, तो वो हमें सीखना है। तो लिखें नाउ, अब एक्साइज ड्यूटी इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। उत्पाद शुल्क भारत में कार्य नहीं कर रहा है। नॉट वर्किंग इन इंडिया, उत्पाद शुल्क भारत में कार्य नहीं कर रहा है। इट इज मर्ज इनटू जीएसटी, इसे जीएसटी में मिला दिया गया। मर्ज इनटू जीएसटी, जीएसटी में मिला दिया गया। बट परंतु एक्साइज ड्यूटी वर्किंग ऑन, परंतु उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी वर्किंग ऑन या इम्प्लीमेंटेड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहलिक उत्पाद, एल्कोहलिक प्रोडक्ट, एल्कोहलिक उत्पाद, एंड तथा टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू उत्पाद, इन पर लगाया जा रहा है। बच्चों ये ध्यान रखना है कि टोबैको देश में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी भी लग रहा है और एक्साइज भी लग रहा है। इसी कारण जीएसटी लगने के बाद सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महंगा हुआ था तो कौन सा हुआ था? एक्साइज ड्यूटी, सॉरी टोबैको महंगा हुआ था। टोबैको का मतलब है सिगरेट, सिगार, गुटखा, इस तरीके की चीज़ें। तो हमने कहा एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रहा है, इसे जीएसटी में मिला दिया गया। एक्साइज ड्यूटी के बाद अगला कौन सा लिखा था बच्चों हमने? सर्विस टैक्स, नहीं? तो सीधे लिखो सर्विस टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी, सेवा कर को जीएसटी में मिला दिया गया। मर्ज इनटू जीएसटी, जीएसटी में मिला दिया गया। अगला
कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। देखिए, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क implemented on export and import of commodity। सीमा शुल्क आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। इन दोनों को भी पिला दो फिर, इन दोनों को भी। implemented on export and import of commodity, आयात और निर्यात पर लगने वाला शुल्क है। सोच के बताइए कि क्या कोई देश एक्सपोर्ट पे लगाएगा टैक्स? तो जवाब है नहीं। एक्सपोर्ट पे लगाएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी देश इस पे नहीं लगाएगा। जब भी लगाएगा तो किस पे लगाएगा? इंपोर्ट पे। अब इंपोर्ट पे क्यों लगाते हैं? तो उसे जाने के लिए एक वर्ड सीखो। ये भी यूपीएससी में, सीजीएल में, यूपी कांस्टेबल में आया है एक साल में। डंपिंग क्या है? डंपिंग किस मार्केट से रिलेटेड है? डंपिंग किससे संबंधित है? इस तरीके से क्वेश्चन है। तो क्या होता है डंपिंग? पार्टनर किसे कहते हैं? है ना? बताइए क्या होता है? आज तो ऑनलाइन वाले जवाब ही नहीं दे रहे हो भाई। क्वेश्चन है डंपिंग क्या है? डंपिंग का संबंध किससे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डंपिंग? तंबाकू भी एग्रीकल्चर से होता है। होता तो तंबाकू एग्रीकल्चर से। आगे क्या है क्वेश्चन एग्जैक्ट? तंबाकू भी एग्रीकल्चर से होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टैक्स फ्री है मेरे भाई, लेकिन अब उससे टोबैको बनेगा तो नहीं टैक्स फ्री होगा। टोबैको लग्जरियस गुड्स में आता है, विलासिता की वस्तुओं में। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस पर हमें टैक्स लेना चाहिए। और भी कुछ बच्चे ने लिखा, देखना बच्चे। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होता है, ऐसा लिख रहा है। यस, सही बात है। यही क्वेश्चन था। डंपिंग किस मार्केट से रिलेटेड है? तो हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। डंपिंग होता क्या है? चाइना क्या कर रहा है? 100 रुपए की वस्तुओं को हमारे आपके वहां 6 रुपए में बेच रहा है। क्यों? क्यों बेच रहा होगा? क्या वो चाह रहा है कि भारत के गरीबों की जरूरतें पूरी हो जाए? नहीं, वो हमारे मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, इसलिए वो डंपिंग जैसी फैसिलिटी, सस्ते रेट पे हमारे अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो जब कोई देश दूसरे देश में सस्ते रेट पे अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो इस प्रोसेस को हम डंपिंग कहते हैं। क्लियर है? तो इसको रोकने का क्या तरीका है? क्या किया जाएगा? रुक जाइए। तो इस पे क्या कर दिया जाए? 94 रुपीज का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाए, आयात शुल्क लगा दिया जाए। नहीं तो जैसे 94 रुपीज का इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे वैसे ही ये हमारे पास सस्ते रेट पे नहीं बेच पाएगा। तो ओवरऑल कहानी से दो मतलब हुआ कि जब भी कोई टैक्स लगाएगा तो बच्चों कौन सा लगेगा? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? इंपोर्ट। और दूसरा मतलब क्या हुआ? क्या सभी वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी सेम होगा? तो जवाब है नहीं, नहीं, अलग अलग होगा। तो लिख डालो, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क जनरली, सामान्यतः इम्प्लीमेंटेड ऑन इंपोर्ट, सीमा शुल्क सामान्यतः
आयात पर लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेड ऑन इंपोर्ट, आयात पर लगाया जाता है। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड एज डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कमोडिटी, तथा यह अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेड एज डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेड एज डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी ऐसा टैक्स है बच्चों जो जीएसटी में शामिल नहीं है। अगर जीएसटी पढ़ाऊंगा तो डिटेल आएगा फिर। और अगला लिखिए, सेंट्रल सेल्स टैक्स। केंद्रीय बिक्री कर। सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। देखो अब सच्चाई की बात है, ये भी लागू नहीं रहा है, तो लिख लो, फिर सिखाते हैं। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, यह अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगने वाला कर था। इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगने वाला कर था। अब देखो, मान लो कोई वस्तु है जो दिल्ली में बनाई जा रही है और जा रही यूपी, तो एफर्ट किसने किया बच्चों? नहीं, दिल्ली ने। तो दिल्ली सरकार इस व्यक्ति पर जो टैक्स लगाएगी उसी का नाम हुआ करता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। तो हमने कहा दो राज्यों के बीच लगने वाले व्यापार पर लगने वाला कर। अब ध्यान से देखो, लिखो मत अभी। तो लगा कौन रहा है? एक स्टेट, दे कौन रहा है? दूसरा स्टेट। तो इसमें सेंटर का क्या रोल है? तो मान लो दिल्ली से जब कोई वस्तु गई तो इन्होंने कहा 4% टैक्स दे दो। ना ठीक है 4% ले लो, जब हमारे पास कुछ लेना तब 8% लेंगे। इनका अच्छा 8% ले लोगे? हाँ 8 ले लेंगे। हाँ ठीक है, तो जब लेना होगा 8 तब ले लेना, अभी पहले 16% दे दो। नहीं तो आपस में डिस्प्यूट हो जाता। तो सेंटर ने कहा कि वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे, आप ले लेना, आप दे देना। तो भारत में कई सारे भारत न बन जाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो पहले एक क्वेश्चन आता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स है जो पूरा का पूरा लेता स्टेट है और यूज भी स्टेट करता है। तो हम एग्जाम में बोल देते थे कि ये है। तो अब ये क्वेश्चन ही खत्म, क्योंकि अब ये जीएसटी में मर्ज हो गया। तो लिख लो, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी हाँ, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था। बट परंतु कलेक्टेड एंड यूजेस बाय स्टेट गवर्नमेंट, परंतु इसका संग्रहण और उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। बट कलेक्टेड एंड यूजेस बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसका संग्रहण और उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। संग्रहण और उपयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। क्लियर? लिखो, नाउ इट इज मर्ज इनटू जीएसटी। अब इसे जीएसटी में मिला दिया गया। अब इसे जीएसटी में मिला दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा अब इससे?
अब तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं, अब तो ये बन जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंटर का है स्टेट का है। पूछेगा डायरेक्ट। हाँ, अब मेन अब हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा जीएसटी से, जीएसटी में कौन सा टैक्स है कौन सा नहीं है, कौन सा मिला दिया गया, अब ये किस नाम से देना रहता है। तो जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तो उसमें 15-20 मिनट दूंगा। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। तो जितना कुछ पढ़ाया उसमें से कुछ बताना हो तो पूछना हो तो बताइए, ऑनलाइन वाले आप लोग भी। नहीं, किसी का कोई डाउट कोई क्वारीज नहीं है? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अभी आप लोग के लिए एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें मैं डेली, अभी बंद मत करिएगा, जिसमें मैं डेली एक दिन पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बता दिया करूँगा। कि जैसे हमने एक स्कीम शुरू किया था गुरुकुल एट होम, कि आप घर पे रह के हमारे टारगेट को पूरा करें। तो इसका एक नॉमिनल फीस पे एक हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अगले दिन का आपको पूरा मैथ का, इंग्लिश का, जीएस का, रीजनिंग का टारगेट भी देंगे, असाइनमेंट भी करेंगे, और उसको अगले दिन प्रॉपर डिस्कशन, टेस्ट और सॉल्यूशन के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। तो जल्दी इसके बारे में हम डिटेल बता देंगे। आप लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आप हमसे डे टू डे कन्वर्सेशन कर पाएंगे, और दूसरा जब डेली आपको टारगेट मिलेगा तो आप सीरियसली उसको कर पाएंगे। तो आज के लिए शायद कोई क्वेश्चन है, लास्ट में देखना क्या लिखा है। स्टैम्प ड्यूटी बच्चे हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट में है अभी तो, हालांकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। तो जब हम जीएसटी बताएंगे प्रॉपर तो स्टैम्प ड्यूटी आएगा फिर डिटेल, इसको हम पढ़ाएंगे आपके साथ। आप लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में हमने लिखवा रखा है स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स में। और आपको एक अपडेट और दे देता हूँ मैं, मेरी क्लासेस 6 बजे के बजाय डेली 6:30 से 8 हुआ करेंगी।